एक दो केस छोड़ दे तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता ही नहीं है। जितना रिसर्च हम अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में करते हैं ना, उसका 10% रिसर्च अगर हमने अपने कैंडिडेट के बारे में कर ली तो ये क्रिमिनल जितने हैं ना, ये पार्लियामेंट में दिखेंगे नहीं, ये वही दिखेंगे जहाँ इनको होना चाहिए। तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उनमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती ये सारे चार्जेस हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली MPs ही हैं, हमारे MLA भी इनमें पीछे नहीं हैं। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें से 70 में से 43 नेता ऐसे जीत कर आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और अगर मैं करंट की बात करूं तो 37 MLA ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया हो, इन पर टाइम टू टाइम FIR भी हुए हैं। ये वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब पुलिस गई है वहाँ पर, उसको एविडेंस कंफर्म हुए, आई विटनेसेस मिले, ये वही चार्ज है। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है कि पार्टी स्कैमर्स को टिकट ना दे और लोग क्रिमिनल्स को वोट ना दें, लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1998 से लड़ाई चल रही है। अभी तक इसका कोई भी सलूशन नहीं हुआ है। 99 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे ADR के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने जो भी क्रिमिनल है पॉलिटिक्स में, इनके लिए PIL डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया था तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो गई थी। ये जो नेता जिन्हें हम जिता कर लाते हैं ना, ये सब लोगों ने मिलकर उस PIL के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियाँ एक हो गई। जब बात हमारे देश की सिक्योरिटी की आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, या हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई और यह सारी चीज़ें एक ही जगह आके फंस जाती है। देखिए, इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी पर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वो बेकसूर है। और ये जो क्रिमिनल्स है ना, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे ऑफर लेटर तक नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसको क्लर्क के जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाती है। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी जजमेंट ही नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल हैं, जिनको जेल में डाल रखा है। तो ये जो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए ही होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ADR के रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं जीतने के क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठा करना हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, हर चीज़ में ये माहिर होते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये पहली पसंद बन जाते हैं। पहले ये लोग इतनी डिमांड में नहीं थे। पहले ये भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं सब चीज़ों तक लिमिटेड थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी वर्सेटिलिटी बढ़ती गई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पहली पसंद बनते गए हैं। लेकिन पार्टीज़ की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में FIR करने के लिए आपको जुगाड़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो वो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा और आपका काम कर देगा। ये जो सिस्टम कमज़ोर है, ये मजबूर करता है इन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी मजबूत हो ही ना। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा ख़राब है, सिस्टम में ये कमियां हैं और मैं तुम्हें इस सब से बचा लूँगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते ये नेता खुद अमीर हो जाते हैं। ये जीतने का एक सुपर हिट फार्मूला बन गया है। एक एरिया डिसाइड कर लो, उस एरिया का कास्ट कैलकुलेशन कर लो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसी कास्ट का रोबिनो टाइप या बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगी तुम्हें वोट करना। सेंटर ऑफ मीडिया CMS
फेमस, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 का था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हुआ है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है इलेक्शन में, यूएस से भी ज़्यादा। तो यार तुम्हें क्या लगता है, इतना पैसा खर्च करके कोई जब आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ऐसे ये सारी पार्टियां आपस में कितना लड़ती रहती हैं, कितने वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी या पार्टी फंडिंग की बात आती है तो ये सब लोग एक जैसा राग अलापते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना तो ये जो पूरा सिस्टम है ना इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाला इनके हिसाब से काम नहीं करते हैं ना उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। आज के टाइम पर 144 पुलिस ऑफिसर 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, और जब बात हमारे नेताओं की आती है 47,000 पुलिस वाले 14,142 नेताओं की सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी का? अभी किसी क्रिमिनल को देखा है? इसके आगे IAS PCS पुलिस वाले जी हिजूरी करते फिरते हैं। ये बहुत ही वर्स्ट सीन होता है। हर साल रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे 75% से ज़्यादा लोगों का पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। इंडिया एक ऐसी लौती कंट्री है जो पुलिस से सेफ फील करने के बजाय डरती है। एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि IPL में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन ये पुलिस वालों को नहीं पता। ये जो सिस्टम है हमारे नेताओं को सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है, और जो हमारा लोकसभा है उसका एवरेज एज 54 और राज्यसभा की 63.5 है। एक दो केस छोड़ दे तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता ही नहीं है। अगर आप गूगल पर सर्च करो टॉप 10 यंग पॉलिटिशियन, एक भी नाम उसमें से ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। राजा महाराजाओं और उनके पीढ़ियों का शासन तो चला गया, लेकिन देखा जाए तो आज भी ये चीज़ें कुछ हद तक वैसी ही हैं, बस हमारे आपके समझने में थोड़ा फ़र्क है। आज भी नेता और इनके ही फैमिली के मेंबर आपको पार्लियामेंट में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। आज़ादी के बाद से 0.5% से कम पॉलिटिशियन ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। वहाँ नहीं भेजते ये लोग। हम लोग अपने मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहाँ करते हैं इनसे, हम तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो हमारे हाथ में है कि यार हम कम से कम किसी क्रिमिनल को वोट ना दे। और ये ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे लाइन में क्रिमिनल ही खड़े हों। हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है हमें बस उसे वोट नहीं देना है, भले ही हमारी फेवरेट पार्टी का या हमारी कास्ट का हो। बस 1-2 बार हमें ऐसा करना है तो इन लोगों को टिकट मिलना ही बंद हो जाएगा। जितना रिसर्च हम अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में करते हैं ना, उसका 10% रिसर्च अगर हमने अपने कैंडिडेट के बारे में कर ली तो ये क्रिमिनल जितने हैं ना ये पार्लियामेंट में दिखेंगे नहीं, ये वही दिखेंगे जहां इनको होना चाहिए। लास्ट में मैं एक ही क्वेश्चन पर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा कि पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं।